आज जैसा कि विदित है कि आज इस साल का आखिरी दिन है और इस संदर्भ में मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा। ये वर्ष 2020 हम लोगों के लिए बड़ी असामान्य परिस्थितियां लेकर आया था और इन असामान्य परिस्थितियों में भी हमारे मंडल के कर्मठ कर्मचारी और अधिकारीगण ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और इस समय विषम परिस्थितियां सभी के समक्ष हैं, जिसमें हमारे कई कर्मचारी और कई अधिकारीगण भी कोविड से पॉजिटिव पाए गए हैं। और इन सब असामान्य परिस्थितियों में भी हमने अपना धैर्य और जज्बा बिल्कुल सबसे टॉप लेवल पे ही रखा है, जिसके कारण आज हम एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जो है दे रहे हैं, चाहे वो कर्मचारी हित के लिए हो या पैसेंजर्स के सेटिस्फैक्शन के लिए हो। तो इस संदर्भ में मैं सबसे पहले अपने मंडल के अपर मंडल व्यय प्रबंधक प्रशासन श्री राघवेंद्र कुमार जी, आप सबको हमारी तरफ से भी नमस्कार। आप लोगों ने इस जो एक डॉक्टर साहब की तरफ से, सीएमएस साहब की तरफ से वेबिनार होना है, ये वेबिनार काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा हमारे पीआरओ साहब ने बताया कि इस वर्ष पूरा वर्ष ही हमारा केवल परिस्थितियों से ऐसी परिस्थितियां आई जिसमें हमारा पूरा समय लड़ते हुए भी हम लोगों ने, मतलब परिस्थितियों के साथ रहते हुए भी हमने अपना पूरा आउटपुट दिया। अब इसका 12-24 होता है। उसमें मैं सीएमएस साहब को बताऊंगा, कहना चाहूंगा कि सीएमएस साहब आप अपने विचार रखना चाहें। डॉक्टर साहब आपका माइक ऑन कर लें। नमस्कार, आवाज मिल रही है आपको? जी सर, मिल रही है। तो सबसे पहले तो शुक्रिया है मंडल रेल प्रबंधक महोदया का और अपर मंडल रेल प्रबंधक प्रशासन का, जिन्होंने मुझे एक अवसर दिया है कि आज जाते जाते साल की संध्या पर और आने वाले नव वर्ष की प्रातः पर आप सबको ये साल जो गुजरा है उसमें जो तनाव से हम सब गुजरे हैं, उस तनाव के विषय में कुछ जानकारियां उपलब्ध कराएं। बहुत ज्यादा चिकित्सकीय दृष्टि से मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से क्या तनाव हो सकता है, क्या कारण हो सकते हैं, क्या इसका प्रभाव है और क्या इसका प्रबंधन है, इस विषय पर मैं अपने विचार आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें से कुछ जानकारियां या कुछ चीजें ऐसी जरूर होंगी जो आने वाले साल में आपको आशावान रखेंगी, आपको ऊर्जावान रखेंगी और अगले साल की परिस्थितियों को भी हिम्मत के साथ, साहस के साथ और उत्साह के साथ फेस करने के लिए तैयार करेंगी। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करता हूं। तो मैं हूं डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अस्थि रोग विशेषज्ञ, मंडल रेलवे चिकित्सालय पूर्वोत्तर रेलवे बादशाहनगर लखनऊ में। और आज का जो विषय है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, तनाव क्या वाकई में ये हमारे लिए अभिशाप है या किसी सीमा में ये हमारे लिए वरदान भी हो सकता है। इसी विषय पर थोड़ा सा मैं अपने विचार व्यक्त करता हूं। इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसके हमारे शरीर पर क्या प्रभाव होते हैं, कैसे हम इससे बच सकते हैं और हम अगर तनावग्रस्त हैं तो उसका कैसे प्रबंधन कर सकते हैं, इस विषय पर मेरे विचार आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। आशा है आपके के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। हेलो, मेरी आवाज हेलो यादव जी, आप सभी का म्यूट कर दीजिए डॉक्टर साहब को छोड़ के। जी सर, जी सर। इन लोगों को एक फिर मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि काइंडली आप लोग अपना माइक को हमेशा म्यूट रखें, अदरवाइज डिस्टर्ब हो रहा है। प्लीज इस बात का ध्यान रखें। हाँ डॉक्टर साहब, सॉरी, आप कंटिन्यू रखें सर। तो सबसे पहली बात यह हमें जानना है कि वास्तव में तनाव है क्या चीज। अगर तकनीकी रूप से बात करें तो जब भी कभी हमें अपने शरीर या मन के कोई भी क्षति होने का आभास होता है, उस स्थिति को हम लोग कहते हैं कि हम तनावग्रस्त हैं। शरीर में कोई बीमारी है, मन में कोई कष्ट है, क्लेश है,
उसकी स्थिति को हम कहते हैं कि हम तनावग्रस्त हैं। सामान्य सरल भाषा में अगर कहें तो अगर हमारा मन बेचैन है, अशांत है, भारी है या शरीर में कहीं भी अस्पष्ट बेवजह लक्षण या रोग उपस्थित है तो हम तनावग्रस्त हो सकते हैं। और इसके ठीक विपरीत की स्थिति कहलाती है तनाव मुक्त स्थिति, जिसमें हमारा मन शांत रहता है, प्रफुल्लित रहते हैं, उत्साही मन होता है और शरीर में अनावश्यक लक्षण और रोगों की अनुपस्थिति होती है। यानी कि शरीर और मन दोनों में कहीं भी कुछ व्यवधान है, कहीं भी कुछ अवरोध है तो हम तनावग्रस्त अपने आप को महसूस करते हैं। तो इस तनाव का शरीर पर क्या प्रभाव होता है, अगर हम चिकित्सकीय दृष्टि से बात करें तो माइंड और बॉडी एक्सिस ये जो हमारी होती है, ये एक सिस्टम होता है बॉडी में जिसको कहते हैं स्वैच्छिक नाड़ी तंत्र या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम द्वारा ये संचालित होती है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक यानी सहानुभूति वाला और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। और इसीलिए बॉडी और माइंड का सूक्ष्म स्तर पर काफी गहरा संबंध होता है जिसे हम बॉडी माइंड एक्सिस कहते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जब भी कभी हम तनाव में होते हैं तो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम क्रियाशील हो जाता है, जो हमें तैयार करता है या तो लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट। दिखाएगा अभी हमारा दिखाएगा, देखो आपका भी आ गया। तो इस तरह से जब भी कभी हम तनाव में होते हैं तो हमारे शरीर का सिंपैथेटिक सिस्टम हमको लड़ने के लिए या उस परिस्थिति से भागने के लिए तैयार करता है और ये सिंपैथेटिक सिस्टम की मुख्य भूमिका होती है। तो क्या करता है सिंपैथेटिक सिस्टम, जब कभी हम तनाव में आ जाते हैं तो ये हमारी सांस की गति तेज कर देता है, ताकि सांस की गति तेज होने से शरीर को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिल सके। हृदय की गति को तेज कर देता है ताकि हृदय शरीर के विभिन्न भागों को ज्यादा से ज्यादा ब्लड पहुंचा सके। रक्त वाहिनियों को संकुचित कर रक्तचाप को बढ़ा देता है ताकि शरीर को ज्यादा रक्त मिल सके। मांसपेशियों में कसाव उत्पन्न कर देता है ताकि अगर हमें लड़ना है तो उसके लिए तैयार हो जाए और अगर भागना है तो मांसपेशियां तैयार रहें भागने के लिए। पाचन क्रिया को यह शिथिल कर देता है या बंद कर देता है ताकि जो पाचन क्रिया में जो ऊर्जा खर्च हो रही है वो ऊर्जा हमें बच सके और हमें उस स्थिति से लड़ने या भागने के लिए पर्याप्त ऊर्जा मिल सके। पुतलियों को यह फैला देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश हमारी आंखों में के जरिए दिमाग को पहुंच सके और हम उस स्थिति का सही से आकलन कर या तो लड़ने के लिए तैयार हो जाए या भागने के लिए तैयार हो जाए। मुंह सूख जाता है, वही कारण है कि ऊर्जा हमारी जो है एक जगह केंद्रित होती है। मल मूत्र की मांसपेशियों को भी शिथिल कर देता है और कभी कभी इसीलिए जब हम बहुत तनावग्रस्त हो जाते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि या तो मल छूट जाता है या मूत्र छूट जाता है क्योंकि मांसपेशियां शिथिल हो जाती है। हाथ पैरों में कंपन होने लगता है और आपकी आवाज लड़खड़ाने लगती है। सामान्य आपका जो मेथड है बोलने का वो आपका गड़बड़ा जाता है, जिससे आप उत्तेजित होते हैं और आप तनाव की स्थिति महसूस करते हैं। हाथ पैरों का ठंडा पड़ जाता है क्योंकि हाथ पैरों में खून का दौरान धीमा पड़ जाता है और बाकी शरीर के हिस्सों में जो वाइटल हिस्से हैं उनको ज्यादा से ज्यादा ब्लड मिल सके, इसलिए हाथ पैरों में खून का दबाव, खून का दौरान कम हो जाता है। ये तनाव की स्थिति शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को भी कमजोर कर देती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत तनावग्रस्त रहते हैं वो अक्सर बीमार बहुत पड़ते हैं, या तो सर्दी जुकाम होने लगेगा या कभी कभी उल्टी दस्त वगैरह लग जाते हैं या कभी कभी गंभीर रोग भी हो जाते हैं जैसे कि कैंसर है या डायबिटीज है। इसलिए तनाव एक लंबे समय तक रहकर शरीर को कहीं ना कहीं से अंदर से कमजोर करता जाता है, इसलिए हमारा तनाव से मुक्त रहना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। और यही तनाव हमारे रक्त में शर्करा को बढ़ा देता है, डायबिटीज को जन्म देता है। तो मोटे तौर पे जब भी कभी हम तनावग्रस्त होते हैं तो सिंपैथेटिक सिस्टम के क्रियाशील हो जाने से हमें अपने शरीर में ये बदलाव आ जाते हैं जो हमें उस तनाव की स्थिति से या तो लड़ने के लिए तैयार कर देते हैं और अगर हम लड़ने के काबिल नहीं है तो उस स्थिति से भागने के लिए भी हमको तैयार कर देते हैं। इसके ठीक विपरीत हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है वो बिल्कुल ठीक इसके विपरीत सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है और ऐसे में हम बड़े आराम और हम शिथिल अपने आप को महसूस करते हैं। बिल्कुल तनाव नहीं रहता, हमारा मन शांत रहता है, हम प्रसन्नचित्त रहते हैं, सकारात्मक सोच रहती है मन में। लेकिन नॉर्मली ये दोनों ही तंत्र आपस में एक संतुलन में काम करते हैं, एक दूसरे के पूरक रूप में काम करते हैं। यानी कि जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव है तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ढीला पड़ जाता है और जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव है तो सिंपैथेटिक सिस्टम को डाउन कर देता है ताकि हमारा स्वास्थ्य एक
पर्याप्त सीमा तक बना रहे। दोनों ही सिस्टम नॉर्मल कोर्स में फिजियोलॉजिकली बिल्कुल बैलेंस में काम करते हैं। तो तनाव की तकनीकी और वैज्ञानिक परिभाषा क्या है कि स्वैच्छिक नाड़ी तंत्र में जब भी कभी असंतुलन होता है, यानी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की जो क्रमवार क्रियाशीलता होती है, उसमें जब भी कभी व्यवधान आता है, अनियमितता होती है या असंतुलन होता है, यही तनाव का मूल कारण है और इसी से सारे शारीरिक और मानसिक दुष्प्रभाव पैदा होते हैं। तनाव की स्थिति में सिंपैथेटिक तंत्र की उत्तेजना से उत्पन्न ऊर्जा किसी कार्य में व्यय न होकर शरीर की मांसपेशियों में संचित होकर कसाव पैदा करती है और तनावग्रस्त करके वहां दर्द पैदा करती है, क्योंकि जब शरीर की मांसपेशियों में तनाव आता है, तभी आदमी अपने आप को या तो लड़ने के लिए तैयार कर पाता है और नहीं लड़ पाने की स्थिति में तो भागने के लिए तैयार कर पाता है। ये काम हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम करता है जब हम तनाव की स्थिति में होते हैं। अब तनाव जब कभी भी होता है, मानसिक तनाव होगा, तो उससे हमारे क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, ये मन में क्या क्या ये अचानक से क्यों आइडिया है इनको? इससे पहले तो उनको लगता था कि तो हमारी मन की स्थिति में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे हमारे स्वभाव में चिड़चिड़ा पड़ जाता है, छोटी छोटी बातों में आपको गुस्सा सा आने लगता है, बेकारण आप उत्तेजित हो जाते हैं, आप समझ लीजिए कि आप मानसिक रूप से कहीं ना कहीं तनावग्रस्त हैं, अवसादग्रस्त हैं और आपके स्वभाव में बदलाव आने लगता है। विचारों में अस्पष्टता आ जाती है, आप सोच नहीं पाते कि आपके लिए क्या सही है और क्या सही निर्णय लेना है। एक द्वंद की स्थिति में आप जीने लगते हैं, आपकी क्षमता, मानसिक क्षमता कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाती है, आप द्वंद की स्थिति में रहते हैं, जैसा मैंने बताया। और एक ही समय में 2 या इससे अधिक कार्य करते रहते हैं, लेकिन किसी भी कार्य को उसके अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते। आप सोचते चलो ये काम आज नहीं कर पा रहे, चलो दूसरा पकड़ लेते, ना पहला कर पाए ना दूसरा कर पाए, क्योंकि आप मानसिक रूप से खुद स्पष्ट नहीं है कि आपको करना क्या है। और एक और बात, खूब तेज तेज बोलते हैं और जल्दी जल्दी बोलते हैं। एक सामान्य व्यक्ति जब कभी तनावग्रस्त नहीं होता है, आराम से बोलता है, आराम से अपनी बात करता है, लेकिन जब कभी परेशान है, तनाव में है, तो इतनी जल्दी जल्दी बोलता है कि उसे लगता है मैं अपनी सारी बात किसी न किसी तरीके से इन तक जल्दी से जल्दी पहुंचा दूं, पता नहीं इनके पास सुनने का टाइम है भी कि नहीं है। बात बात में बहस करता रहता है, कोई भी बात जो सीधी बात होती है उसमें भी बहस करके उसे अपने विचार आगे रखने होते हैं। अत्यधिक उत्तेजित होगा, बेचैन होगा, व्यग्र होगा, उग्र होगा और चिंताग्रस्त रहेगा और उसकी नींद पूरी नहीं होती और इसके साथ साथ कभी कभी नींद न आने की वजह से उसको नींद में चलने की बीमारी भी रहती है, जिसको हम लोग अपनी मेडिकल भाषा में कहते हैं सोमनाम्बुलिज्म। एक पिक्चर आई थी बहुत अच्छी, आपने देखा होगा, मर्डर स्टोरी थी, जिसमें आदमी नींद में चलता और मर्डर भी कराता, उसको पता भी नहीं लगता था कि उसने किया क्या है। तो इस तरह से अगर आप तनावग्रस्त हैं तो आपके मन में ये बदलाव आते हैं, इनकी वजहों से आपके शरीर पर असर पड़ता है, आपके दैनिक दिनचर्या पर असर पड़ता है, आपके व्यवहार पर असर पड़ता है और आप एक सामान्य जिंदगी जी पाने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। अब आप किसी को देख करके कैसे कह सकते हैं उसके बॉडी के सिम्टम से कि तनावग्रस्त है? जैसे कि जो तनावग्रस्त व्यक्ति होता है वो बार बार अपने दांतों से नाखून काटता रहेगा या चबाता रहेगा, जबड़े कस के भींचे रहेगा, माथे पर त्योरियां चढ़ाए रहेगा जैसे बहुत गुस्से में है, रिलैक्स एटीट्यूड बॉडी का नहीं रहता, मेज या कुर्सी को उंगलियों से बजाता रहेगा बराबर, उसको कुछ ना कुछ, क्योंकि एनर्जी ज्यादा है तो कहीं ना कहीं उसको खर्च करनी है, तो मेज या कुर्सी पर बैठेगा तो उंगलियों को बजाता रहेगा, दांत पीसेगा, बार बार जम्हाई लेगा, शो करेगा जैसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, फर्श को पैरों से ठोकना या बजाना और पैरों को हिलाते रहना, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। आपने बहुत देखा होगा, लोग बैठे बैठे अपना पैर हिलाते रहते हैं, ये वही लोग हैं जिनके अंदर तनाव है, लेकिन अपनी मानसिक ऊर्जा को सही से यूज नहीं कर पा रहे हैं और वो शरीर में कहीं ना कहीं जैसे पैरों में ही आकर पैरों को बार बार हिलाने के लिए मजबूर कर देता है। उथली उथली सांसें लेते हैं, तेज तेज सांसें लेते हैं, एक सामान्य जो श्वास प्रक्रिया होती है जिसमें आदमी रिलैक्स होकर सांस लेता है वो नहीं है, डकारे लेते रहते हैं, बेवजह डकारे लेंगे और अधिक हवा खारिज करते हैं, क्योंकि ये लोग जब बेचैन होते हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा सांस लेते हैं, ये सांस कुछ ना कुछ खाने के रास्ते पाचन तंत्र में भी जाती है, जहां से ये खारिज होती है, तो इस तरह से ज्यादा हवा खारिज करना ज्यादा हवा को अंदर लेने के कारण होता है, कम या अधिक इन्हें भूख लगती है और जब भी कभी ये चलेंगे या बैठेंगे तो कंधे इनके आगे की तरफ झुके रहते हैं, एक जैसे कहीं कोई शर्माने वाला एटीट्यूड है, मन में कहीं कुछ खोट सी है, मन में कहीं कुछ पीड़ा सी है, तो कंधे की आगे को रख के झुक के चलते हैं और आप अगर इनके सामने बैठे तो ये आपसे आई टू आई कांटेक्ट, आंख से आंख मिलाकर बात नहीं करेंगे,
इनकी आंखें नीचे रहेंगी, नजरें नीचे रहेंगी, और जैसे ही कुछ छुपा रहे हैं, कुछ गिल्ट फीलिंग है जिससे ये बचना चाहते हैं, ऐसे लक्षण अगर आपको अपने किसी भी संबंधी में, किसी भी मित्र में या किसी भी व्यक्ति में दिखते हैं, तो आप ये अच्छे से अनुमान लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अंदर से तनावग्रस्त है। कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य और उसके साथ साथ उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं रुग्ण है। अब तनाव के कारण क्या हो सकते हैं? पहले तो हो सकते हैं आपके भोजन से संबंधित, दूसरे हो सकते हैं आपके भौतिक जैसे वातावरण या पर्यावरण से संबंधित, सामाजिक कारण हो सकते हैं, परिवार में कोई समस्या है, रोजगार संबंधी है, आर्थिक हो सकते हैं, परिवार या रोजगार से संबंधी, दोषपूर्ण मुद्राएं भी आपके तनाव का कारण होती हैं। शरीर में कोई भी गंभीर या क्रॉनिक रोग जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या हार्ट की बीमारी है, या कैंसर है, ये भी तनाव का कारण है। ये तनाव कभी कभी परिवारों में रन करता है, होता है, जन्म से लेके आप आते हैं। कुछ लोग बेवजह तनाव में रहते हैं, किसी बात का तनाव होता है कि उनकी जिंदगी में सुख क्यों है, उनकी जिंदगी में तनाव क्यों नहीं है, यही उनके लिए तनाव की वजह होती है। इसके बाद अगर आपकी जीवन शैली आराम तलब है, भोग विलास वाली है, तो भी आप तनावग्रस्त हो सकते हैं। और इसके अलावा आपके तंबाकू पदार्थ और अल्कोहल का अगर आप सेवन करते हैं, तो आप उन व्यसनों की वजह से भी तनाव को जन्म दे सकते हैं। आहार के बारे में बात करें तो आज संतुलित भोजन जो हमको लेना होता है, जैसे शर्कराएं हैं, वसा है, प्रोटीन है, शुगर्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, अगर आपके भोजन में पर्याप्त मात्रा में नहीं है, आप असंतुलित भोजन कर रहे हैं, जैसा कि आजकल का टाइम है फास्ट फूड वाला, तो उसमें आपको तनाव के कारण कहीं ना कहीं मौजूद रहते हैं, उनके प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे, उनमें एडिटिव्स के तौर पे। भोजन में सभी प्रकार के खनिज लवण, विशेषकर कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम की कमी हो, भोजन में सभी प्रकार के विटामिन, विशेषकर ए, बी ग्रुप, सी, डी या K2 की कमी हो, तो भी आप तनावग्रस्त हो सकते हैं आहार की कमियों के कारण। जल्दी जल्दी बिना भोजन को अच्छे से चबाकर खाना, जिसे कहते हैं हरी हरी एंड वरी, बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं, मिर्च मसाले बहुत हैं और साथ में परेशान भी हैं, अगर ऐसा कहीं कुछ है तो इसके चलते भी आप तनावग्रस्त रहेंगे। आवश्यक मात्रा में जल आप नहीं लेते हैं। एक सामान्य व्यक्ति 1.5 से 2 लीटर पानी डेली पीता है, उसका शरीर के अंदर जल की मात्रा अगर प्रचुर है, संतुलित है, उसको तनाव के चांस होने के कम रहते हैं। अत्यधिक मिर्च मसाले एवं वसायुक्त भोजन का सेवन करते हैं और सफेद खाद्य पदार्थ जैसे कि सफेद चीनी, सफेद नमक, सफेद चावल, सफेद मैदा के स्थान पर अगर आप ब्राउन सब्सटेंसेस यानी ब्राउन चीनी, ब्राउन नमक, ब्राउन राइस या ब्राउन फ्लोर का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको टेंशन कम रहने की संभावना ज्यादा रहती है। तो जहां तक हो सके अपने खाने में सफेद चीजें, सफेद चीनी, सफेद नमक, सफेद चावल या मैदा को बदल कर उसके स्थान पे ब्राउन चीजों का इस्तेमाल करें। टेंशन होने के चांस, तनाव होने के चांस कम रहेंगे। नीचे की पिक्चर में आप देख सकते हैं आज की भोजन शैली, पिज्जा, बर्गर और आइसक्रीमें वगैरह, ये सब कहीं ना कहीं आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और तनाव का जन्म देते हैं। भौतिक कारण क्या हो सकते हैं? मौसम संबंधी, जैसे बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी है या बहुत ज्यादा आर्द्रता है, आप विचलित हो जाते हैं, आप तनाव में आ जाते हैं। प्रदूषण से संबंधित अत्यधिक धुआं, ये मैंने आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई हैं, धुआं, शोर, ट्रैफिक जाम, गंदगी, ये सब आपके शरीर में तनाव पैदा करते हैं। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी एवं शुद्ध एवं स्वच्छ भोजन अगर उपलब्ध आपको नहीं है, तो भी आप तनावग्रस्त रहते हैं। और जैसा कि हम सब कहते हैं, हमारा शरीर 5 भूतों से मिलकर बना होता है, क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा, वाटर, फायर, स्पेस एंड एयर। और इन पांचों में से अगर कोई भी एलिमेंट प्रदूषित है, तो आपका शरीर भी उसी हिसाब से प्रदूषण के लिए एक्सपोज हो जाता है और आप तनाव के से ग्रस्त हो सकते हैं। सामाजिक एवं आर्थिक कारण भी हो सकते हैं। परिवार में समस्याएं हैं, आपस में झगड़े हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, विवाद है, डिवोर्स हो गया है, किसी भी सदस्य की लंबी बीमारी है, ठीक नहीं हो पा रही है, सब लोग परेशान है, तनावग्रस्त हो जाते हैं। और एक बड़ा कारण जो आजकल तनाव का है, पहले ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त फैमिली होती थी, आजकल हर आदमी अपने में अकेला अकेला जीने में कुछ ज्यादा मजा महसूस करता है, लेकिन उसकी वजह से अपनी तकलीफ को, अपनी परेशानियों को शेयर नहीं कर पाता और कहीं ना कहीं मन से, शरीर से तनावग्रस्त होकर बीमारियों का शिकार हो रहा है। आर्थिक समस्याएं, जैसे आदमी बेरोजगार है, कम आय है, खर्चे नहीं पूरे हो पा रहे हैं, खर्चा ज्यादा है लेकिन आय नहीं है, और सबसे बड़ी बात है उसके पास कोई सामाजिक सपोर्ट नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कुछ दोस्त ऐसे बनाकर रखो जिनसे आप अपने दिल के सारे भाव शेयर कर सको, खुशी के भी, गम के भी, और वही लोग आपके इन तनाव को
दूर करने में सहायक होते हैं। पॉस्चर की बात करें तो आप अगर देखें तो आजकल का जो ट्रेंड है कोच पोटैटो वाला, यानी देखिए मैंने दिखाया इसमें कि सोफे पे आलू रखा हुआ है, जैसे कि आप गए, घर से उठे, उठ के स्कूटर की या गाड़ी पे लद गए, उसके बाद ऑफिस की चेयर पे आके लद गए, उठे फिर गाड़ी में लद गए और घर में जाकर फिर सोफे पे पड़ गए। कहीं भी कोई एक्सरसाइज नहीं, कहीं भी कोई एक्टिविटी नहीं। तो ये कोच पोटैटो वाली जो आपकी पोजीशन होती है, ये आपको अक्सर तनाव देने के लिए पर्याप्त है। आप कहीं ना कहीं से तनाव के शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ गंभीर और क्रॉनिक बीमारियां जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर हाई, दिल के रोग, हड्डी की कमजोरी ऑस्टियोपोरोसिस, पैरालिसिस यानी लकवा, त्वचा के रोग जैसे ल्यूकोडर्मा, सोराइसिस वगैरह जिनमें सफेद दाग हो जाते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं, और इवन गंजापन। मैंने देखा है या ऑब्जर्व किया है कि जब आदमियों के बाल झड़ जाते हैं, आदमी गंजे हो जाते हैं, तो अक्सर उनको पता नहीं क्यों कुछ शर्म सी महसूस होने लगती है, उनको तनाव लगता है कि यार ये क्या हो गया, क्यों हम अपने बाल गंवा रहे हैं। दमा का रोग हो, मानसिक रोग हो जैसे एंजाइटीज है, डिप्रेशन है, वरीज है, ये सब भी चीजें आपके शरीर में, मन में कहीं ना कहीं तनाव के कारण पैदा हो सकते हैं। आराम तलब जीवन शैली जैसा मैंने दिखाया आपको, ये देखिए सोफे पे एक बच्चा बच्ची, मोटे मोटे बच्चे, ढेर सारा खाना जिसको शायद ये पूरी तौर से हजम भी नहीं कर पा रहे, तो निश्चित तौर पे ऐसे शरीर कहीं ना कहीं तनाव के कारण अवश्य हो जाते हैं। और अगर आप तंबाकू पदार्थों का धूम्रपान करते हैं, गुटखा वगैरह खाते हैं, ज्यादा से ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, कोला बहुत पीते हैं, थम्स अप है, कोका कोला है वगैरह वगैरह, या कैफीन पदार्थों का सेवन करते हैं, तो ये सब चीजें आपके शरीर में कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाकर आपको तनावग्रस्त करने के लिए कारक हो सकती है। अब इनसे हम कैसे बच सकते हैं? तनाव मुक्ति के क्या उपाय हैं? पहली बात तो हमें अपने भोजन पर ध्यान देना है। दूसरी बात, हमको व्यायाम करना है, सक्रिय रहना है। अब हम चाहे योगासन करें, चाहे प्राणायाम करें, चाहे हास्य योग करें, चाहे नृत्य करें, इनसे हमारा शरीर एग्जॉस्ट होता है, तनाव मुक्त होता है। ध्यान की स्थिति लगाएं, योग निद्रा कहते हैं। मालिश करें, एक्यूप्रेशर करें, मसल्स को आराम मिलता है। शरीर से विषैले पदार्थों की निकासी हेतु कुछ क्रियाएं जैसे वाष्प स्नान है, स्टीम बाथ है, एनीमा है, नीति क्रिया है, प्रातक है, कुंजल है, कपालभाति है। ये सब चीजें जो है आपके शरीर को कहीं ना कहीं से अंदर से शुद्ध करती हैं, और जो विषैले पदार्थ आपको तनाव पैदा करने में कारक होते हैं, उनको शरीर से निकालती है। म्यूजिक, संगीत एक बहुत अच्छा जरिया है तनाव को कम करने का। प्रकृति की शरण में जब आप जाते हैं तो प्रकृति से अपने को एकाकार कर लेते हैं और आप तनाव मुक्त हो जाते हैं। आप अगर बागों में, जंगलों में, पर्वतों में, नदियों में, झीलों में या सागरों के किनारे सैर करते हैं, तो फिर वही बात है, आप प्राकृतिक चीजों के करीब आ जाते हैं। प्रकृति की ऊर्जाएं और प्रकृति के कंपन आपके शरीर की सामान्य स्थिति को लाने में बहुत मदद करते हैं। खुले आसमान में चांद तारों को देखते हुए अगर आप सैर करते हैं तो भी आप तनाव से मुक्त हो जाते हैं। शुद्ध ताजी वायु को अपने भीतर लेते हैं, बाग में गए, बगीचे में गए, और जो हवा है पेड़ों द्वारा छोड़ी हुई शुद्ध ताजी वायु, खासकर सुबह के समय जब आपके शरीर में जाती है तो आपको तनाव से मुक्त करती है। पशु पक्षियों, पेड़ों, हवा के झोंकों के संगीत को आप अनुभव करते हैं तो भी आप तनाव से मुक्त होते हैं। सूर्य की किरणों के लाभकारी प्रभावों को अगर आप शरीर पर लेते हैं तो भी आपको तनाव से मुक्त होने में काफी मदद मिलती है। अगर आप बच्चों के साथ खेलने की आदत डालते हैं तो बच्चों से ज्यादा इनोसेंट और कोई नहीं होता। वो बेवजह हंस भी लेते हैं, बेवजह रो भी लेते हैं और बेवजह के काम करते हैं। तो जो एक दैवीय गुण है, बिना किसी मतलब के खुश हो जाना, बिना किसी मतलब के नाराज हो जाना, इनमें अगर आप बच्चों के साथ कुछ समय व्यतीत करते हैं, आप निश्चित जानिए कि आपको तनाव कम करने में बहुत मदद मिलती है। एक रचनात्मक, एक सृजनात्मक और एक सकारात्मक सोच के साथ जीवन के हर पल, हर क्षण को अगर आप जीने की कला सीख जाते हैं, इन सब उपायों के साथ साथ, तो आपको तनाव से मुक्त होने से कोई रोक नहीं सकता। अब आप ये देखें कि व्यायाम करने से या योग वगैरह करने से आपको क्या लाभ मिलते हैं, जिससे आपको तनाव कम करने में मदद मिलती है। ये व्यायाम या श्रम आपकी हृदय की मांसपेशियों को सुदृढ़ करता है, जिससे आपके शरीर को बेहतर रक्त उपलब्ध होता है, ऑक्सीजन उपलब्ध होती है। रक्त की धमनियों को, शिराओं को ये साफ करता है, जिससे उनमें रुकावट नहीं रहती, खून का बहाव साफ रहता है, तेज रहता है, नॉर्मल रहता है। फेफड़ों को ये श्वास शक्ति बढ़ाने के लिए मदद करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर में जा सके, आपको ऊर्जा मिल सके। शरीर में शर्करा की मात्रा को ये नियंत्रित करता है, ताकि आपको डायबिटीज जैसा रोग न मिले। वजन कम करने में सहायक होता है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है,
कैंसर से आपका बचाव करता है और बढ़ती आयु से संबंधित लक्षणों, एजिंग के जो चेंजेस होते हैं, बुढ़ापा, बाल झड़ जाना, बाल सफेद हो जाना, चेहरे पे झुर्रियां पड़ना, त्वचा पे झुर्रियां पड़ना, इससे आपको कम करने में मदद करेगा। अच्छी एवं भरपूर नींद लाने में भी ये मदद करता है और सबसे आसान एवं सरल उपाय है, सप्ताह में कम से कम 5 दिन 30 से 45 मिनट तक फुर्ती से पैदल चलिए। ये सबसे बढ़िया व्यायाम है जो हर किसी के लिए बहुत ही आसान भी है और मददगार भी है और ये सभी चीजें आपको इस व्यायाम से उपलब्ध हो जाती हैं। व्यायाम के और फायदे भी क्या है? हड्डियां मजबूत रहती हैं, जोड़ लचीले रहते हैं, मजबूत एवं ताकतवर मांसपेशियां रहती हैं, आपको संतुलन आपका बेहतर रहता है, गिरते पड़ते आप कम है, आपका हृदय स्वस्थ रहता है, आपका मस्तिष्क स्वस्थ एवं सक्रिय रहता है और कुल मिलाकर अगर आप डेली व्यायाम करते हैं, चाहे पैदल ही चलने की आदत डालें, तो आपको एक सुंदर, स्वस्थ, क्रियाशील तन और मन मिल जाता है। ये कुछ योग के आसन है जो आसान से मैंने आपको इसीलिए पिक्चर में दिखाए। अब व्यायाम के प्रकार क्या हो सकते हैं? एक तो सबसे पहली बात, जिसमें आप अपने शरीर के वजन का उपयोग करते हैं, जैसे तेज-तेज चलना है, जॉगिंग है, सीढ़ियां चढ़ना उतरना है, खेलना है, नृत्य करना है। इसमें आप अपने शरीर के वजन के साथ व्यायाम करते हैं। और दूसरे वो होते हैं जिसमें आप प्रतिरोधक कार्य करते हैं, जैसे साइकिल चलाते हैं, इसमें आप दम लगाते हैं, तैराकी करते हैं, इसमें भी आप ऊर्जा खर्च करते हैं, दम लगाते हैं, वेट लिफ्टिंग है, जिम कसरतें हैं, इनमें आप प्रतिरोध के विरुद्ध जब आप कोई भी व्यायाम करते हैं, तो आपकी मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं और आपको व्यायाम के सारे लाभ उपलब्ध हो जाते हैं, जो अंततः आपको तनाव से मुक्त रखने में बहुत मदद करते हैं। ये कुछ आसन हैं जिसको मैंने दिखाया हुआ है। प्राणायाम से आप कैसे अपने शरीर में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेकर के आप स्वस्थ रह सकते हैं। कुछ योगासन मैंने दिखाया जो सिंपल से आप कर सकते हैं व्यायाम के तौर पे। और सबसे अच्छी चीज है हमारा सूर्य नमस्कार, जिसके 12 पोज होते हैं। 12 इसलिए होते हैं क्योंकि 12 राशि हैं और हर राशि को एक पोज इंडिकेट करता है। इसलिए अगर आप ये 12 पोज वाली सूर्य नमस्कार की आदत डाल लेते हैं तो आपके शरीर का हर अंग, आपके शरीर का हर हिस्सा एक्टिव हो जाता है। सूर्य की किरणें आपको ऊर्जा प्रदान कर देती हैं और आपका शरीर बहुत हद तक रोग मुक्त, मन प्रफुल्ल चित्त और तनाव रहित होने में सक्षम है। ये आपको मैंने प्राणायाम की बात दिखाई है। जब आप सांस लें तो हमेशा सांस नाक से लें, छाती फूले और डायाफ्राम जो होता है शरीर में वो आपका नीचे जाए और पेट निकले। हमेशा सांस लेने के लिए पेट को फुलाना और पेट को अंदर करना जरूरी है, क्योंकि इसी से आपके फेफड़ों को ताकत मिलती है और ऑक्सीजन का आदान प्रदान बहुत अच्छा होता है। और इसी तरीके से जब आप सांस छोड़ें तो पेट को अंदर ले जाएं, डायफ्राम ऊपर रिलैक्स हो जाएगा, चेस्ट भी रिलैक्स हो जाता है और नाक के जरिए जो है आप सांस को निकालें बाहर। ये असली श्वास क्रिया या प्राणायाम की विधि होती है, जिससे आपको भरपूर ऑक्सीजन मिलती है, भरपूर ऊर्जा मिलती है। थोड़ा सा इस पे अगर आप अपना समय व्यतीत करते हैं तो आप निश्चित रूप से ऊर्जा से भरपूर हो जाते हैं और तनाव से मुक्त हो जाते हैं। मेडिटेशन, ध्यान एक और प्रक्रिया है। उधर आदि योगी शिव ध्यान मुद्रा में, नीचे भगवान विपस्सना की मुद्रा में और उसके बीच में मेरे अस्पताल में योग के सेशन में मेरा अपना अस्पताल का स्टाफ है। और प्राणायाम, अनुलोम विलोम और कपालभाति वगैरह एक एक्सरसाइज हम लोगों ने इसमें कराई थी योग गुरु के निर्देशन में। उसके एक चित्र है ताकि हम लोग का मानसिक स्वास्थ्य भी सही रहे और शारीरिक स्वास्थ्य भी सही रहे। अब इसके साथ ही साथ जो आजकल जीवन शैली से उपजने वाली हृदय की बीमारियां या डायबिटीज है, इसको कम करने के लिए, इसको रोकने के लिए कुछ टिप्स जो मैं आपको देना चाहता हूं। सबसे पहले तो अपने खाने में वसाओं को थोड़ा कम कर लें और ले भी तो देशी घी का इस्तेमाल करें। बाकी और भी कोई घी जो होते हैं वो उतना फायदेमंद नहीं है, लेकिन देशी घी कहा जाता है शरीर के लिए काफी लाभकारी है। वो भी आप उतना ही लें कि आपके दिन भर के खाने में 2 चम्मच से ज्यादा देशी घी ना हो। कम से कम लें, तली भुनी चीजें जरा थोड़ा कम इस्तेमाल करें। नमक का प्रयोग कम से कम करें और एक सामान्य व्यक्ति के लिए 5 ग्राम नमक दिन भर में पूरा पर्याप्त है। तो एक चम्मच से ज्यादा नमक का इस्तेमाल न करें। अपने वजन पे नियंत्रण रखें, ध्यान दें। सिगरेट का धूम्रपान को न करें। बराबर व्यायाम करें और अपने ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल पे एक नजर रखें, बढ़ने ना पाए, कोलेस्ट्रॉल भी सीमा में रहे और रिलैक्स एंड कट डाउन होने से जो कुछ भी तनाव के कारण आपके जीवन में मौजूद है, चाहे वो परिवार से संबंधित हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वातावरण से संबंधित हो, उनको कम से कम करने की कोशिश करें। और अगर फिर भी है तो उनसे बचने के जो उपाय मैंने आपको बताया
बताए हैं, व्यायाम वगैरह है, आहार संबंधी है, उनका आप अनुपालन अवश्य। कैंसर से बचने के लिए जो आजकल एक तनाव से होने वाली और जीवन शैली से उपजने वाली एक और बीमारी जो है कैंसर, इससे बचने के लिए कुछ जो टिप्स मैं आपको देना चाहता हूं। धूम्रपान न करें। जो पोल्यूटेंट्स हैं, जैसे कि आपका स्मॉग, आपने आजकल देखा होगा कि जाड़ों के समय कुहासा जिसे कहते हैं वो बहुत रहता है। केमिकल्स का इस्तेमाल, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल और इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल जो फसलों में होता है, भोजन में होता है, फलों को, सब्जियों को ताजा रखने में होता है, इनसे जहां तक हो सके इनसे रहित भोजन का इस्तेमाल करें, इनसे बचें। प्लास्टिक मटेरियल्स को जहां तक हो सके न यूज करें, खाने के सामान को रखने के लिए और उनको ले जाने के लिए, क्योंकि कहते हैं कि जब कभी आप सामान को प्लास्टिक के सामान, प्लास्टिक की थैली में या प्लास्टिक की चीजों में रखते हैं तो कुछ ना कुछ सब्सटेंस खाने में भी आ जाता है और ये सब्सटेंस कभी कभी कैंसर को जाने के लिए एक कारण हो सकते हैं। सूर्य की किरणों से बहुत ज्यादा एक्सपोज ना हो, क्योंकि सूर्य की किरणें भी स्किन के कैंसर को कारण बनती हैं। इसीलिए अगर आप बहुत ज्यादा धूप लेते हैं तो भी आपको बीमारी हो सकती है। और अगर ऐसा आपको लगता है कि आप ज्यादा देर तक सूर्य की किरणों के समक्ष रहेंगे तो आप सन क्रीम का इस्तेमाल करें या सन स्क्रीन का इस्तेमाल करें। हमेशा कोशिश करें कि घर का बना ताजा खाना खाएं, बाहर के खाने को ज्यादा से ज्यादा तिलांजलि दें, क्योंकि घर के ताजे बने खाने में वो ऊर्जा भी होती है और वो सफाई भी होती है जो आपके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। जहां तक हो सके मांसाहारी पदार्थों को न लें और ज्यादा से ज्यादा शाकाहारी भोजन लें और कम से कम चर्बी का इस्तेमाल, वसा रहित भोजन का इस्तेमाल करें। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन जो वायरल जैसे होते हैं इनसे बचें। जैसे आजकल कोरोना वायरस का आ गया है और कोरोना वायरस इसीलिए ज्यादा प्रभावी हो जाता है जब आपके शरीर का प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी डाउन होती है और बार बार अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है तो ये इम्यूनिटी की कमी से भी होता है। और दूसरी बात, बार बार इन्फेक्शन होने से भी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, जो अंततः आपको और ज्यादा इन्फेक्शन इन्वाइट करती है और साथ में कैंसर या और चीजों को भी उपजाने में मददगार होती है। इसलिए कोशिश करिए बार बार इन्फेक्शन ना हो और अगर है भी तो बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता आपकी मजबूत रहे। और खासकर इस कोरोना काल में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली जो भी चीजें आपको लगती हैं, जैसे हल्दी है या तुलसी है या अदरक है, इनका सेवन आप अवश्य। आप एक रेगुलर एक्सरसाइज शेड्यूल बनाएं, अपना रोज आधा घंटे टहलने का या जो भी व्यायाम आपको उचित लगते हैं करिए, तो उससे आपको कैंसर वगैरह या और क्रॉनिक बीमारियों को रोकने में, तनाव से मुक्त रहने में मदद मिलेगी। जो सामान्य बॉडी वेट आपके बॉडी फ्रेम के हिसाब से होना चाहिए उसको आप अवश्य मेंटेन करें। तोंद ना निकले, मोटापा ना चढ़े, कोशिश ये करें। अपने शरीर का हर साल एक चेकअप जरूर कराइए, ताकि आपको अगर कैंसर या कैंसर की बीमारी के शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं, खासकर स्त्रियों में ब्रेस्ट और यूट्रस, स्तन के और गर्भाशय के, आदमियों में पौरुष ग्रंथि के, प्रोस्टेट के, थायराइड, लिवर, कोलन, पेट, फेफड़े या किसी और जगह के, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए आजकल कुछ टेस्ट आते हैं। तो साल में एक बार आप अपना चेकअप जरूर करा लें, ताकि अगर कैंसर आपके शरीर में पैदा हो रहा है, उसके शुरुआती लक्षण हैं, तो आप समय से उनको इलाज लेकर के, चाहे सर्जरी से, चाहे रेडियोथेरेपी से, चाहे कीमोथेरेपी से, किसी कुशल मेडिकल या सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की देखरेख में उसका इलाज कर सके, इसके पहले कि कैंसर उस स्थिति में पहुंच जाए जो लाइलाज हो जाए। शुरुआती स्टेज में ही इसको रोक लेना बहुत बेहतर है। अब कुछ स्ट्रेस बस्टर जो आपके लिए हो सकते हैं जब कभी आप तनाव में हो, तो आप अपने तनाव को कैसे कम कर सकते हैं, ऐसा मैंने दिखाया। चलना, वॉकिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत ज्यादा आपके लिए पेनफुल भी नहीं होती है। रनिंग और जॉगिंग, अगर आपके जोड़ मजबूत है, आपके शरीर में ताकत है, तो आप दौड़ के या जॉगिंग करके भी अपने आप को स्ट्रेस अपना कम कर सकते हैं। डांसिंग इज अनदर वेरी गुड एक्सरसाइज जो आपके तनाव को बिल्कुल कम कर देती है। लिसनिंग म्यूजिक, संगीत सुनिए, अच्छा संगीत जो आपको पसंद है, गजलें हैं या और भी पुराने गाने हैं जो आपको बहुत आनंदित करते हैं। पेट्स के साथ खेलना, इसीलिए देखिए जब आप अपने घर में अपने जानवर के साथ खेलते हैं तो जानवर को चूंकि कुदरती कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपसे शेयर करता है, तो आपका तनाव अपने आप जो है वो कम हो जाता है। जैसे ही आप घर में घुसते हैं, आपका घर का कुत्ता आपके पैर चाटता है, आपको लगता है कि कोई तो है जो मेरे बारे में चिंतित है, एक अपनापन सा, एक अपनेपन की फीलिंग आती है। इसलिए घर में पालतू जानवरों के साथ खेलने से भी आपको तनाव कम करने में बहुत मदद मिलती है। बच्चों के साथ खेलना, जैसे मैंने कहा, क्योंकि बच्चे के अंदर दैवीय गुण होते हैं, दे आर इनोसेंट। आप उनके साथ जब खेलते तो अपने अंदर का जो
सीधा सच्चा स्वभाव है, आप उससे रूबरू होते हैं, आप तनाव मुक्त हो जाते हैं। गार्डनिंग, बागवानी करना एक और अच्छा शौक है, क्योंकि जैसे जैसे आप पेड़ों में पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, जैसे जैसे पेड़ बढ़ते जाते हैं, फूल देते हैं, आपको लगता है कि आपने उनके बढ़ने में एक रोल प्ले किया है, आप इसके साथ साथ खुद भी बढ़ना सीख जाते हैं और आप तनाव से दूर होते हैं। साइकिलिंग एक और बहुत अच्छा तरीका है। स्विमिंग इज अनदर गुड मेथड, बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप तैराकी के शौकीन हैं तो आप जब पानी के अंदर जाते हैं तो पानी के जो ट्रस्ट होता है उससे भी आपको तनाव मुक्त होने में बहुत मदद है। लिविंग विद नेचर, जब भी कभी हो सके साल में कुछ वक्त निकाल करके ऐसी जगहों पे जाइए जो प्रकृति से की खूबसूरती से भरपूर है, चाहे वो पर्वत हो, चाहे नदियां हो, चाहे सागर हो। आप अपने आप को ऊर्जा पुनः प्राप्त करने में, सकारात्मक ऊर्जा पुनः प्राप्त करने में बहुत मदद मिलेगी। योग जैसा मैंने दिखाया है, व्यायाम करिए, योग करिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान लगाइए, अपने आप को अंदर से मजबूत करिए और इन सबसे बढ़कर कोशिश करिए एक आनंदमयी स्थिति प्राप्त करने की, जैसा कि मैंने इस फोटो में दिखाया है। अ ब्लिसफुल स्टेट इज द रियल गोल ऑफ लाइफ व्हिच यू शुड अचीव एंड यू कुड अचीव। उसके बाद एक कुछ टिप्स और, रोज एक सेब अगर आप खाते हैं तो आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। आप अगर 4 बादाम रोज खाते हैं तो आपको कैंसर से मुक्ति रहती है। एक नींबू अगर आप रोज खाते हैं तो आपके शरीर में अनावश्यक वसा नहीं जमा होती। एक गिलास दूध अगर आप पीते हैं तो आपको हड्डियों में कैल्शियम वगैरह और फास्फोरस वगैरह प्रचुर मात्रा में मिल जाता है, हड्डियों की समस्या नहीं रहती। अगर आप दिन भर में 12 गिलास पानी पी लेते हैं तो आपकी त्वचा नर्म, मुलायम और चमकदार रहती है, स्किन की बीमारी नहीं होती। 4 खजूर का सेवन अगर आप रोज करते हैं तो आपको, क्योंकि इसमें आयरन बहुत होता है, हीमोग्लोबिन आपका ठीक रहता है, एनीमिया नहीं होता और आपको कमजोरी नहीं रहती। और अगर आप दिन में 2 बार प्रार्थना की आदत डालते हैं, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं इस जीवन के लिए, तो आपको किसी भी तरह का तनाव नहीं रहता है, क्योंकि आपने अपने सारे अ, दुख, सारी तनाव, सारी चिंताएं उसको समर्पित करती हैं प्रार्थना के माध्यम। और अगर आप दिन में 8 घंटे अच्छे से सो लेते हैं तो आपको पूर्ण संतुष्टि और पूर्ण खुशी मिल जाती है। तो इस तरह से बीमारी दूर भगाने के छोटे छोटे टिप्स मैं देता हूँ। ताली बजाओ, रोग भगाओ। जब आप ताली बजाते हैं तो ताली में हाथों में सारे सेंटर्स होते हैं, बॉडी के सारे एनर्जी सेंटर्स को ऊर्जा पहुंचाने के लिए। तो इसीलिए भजन में, कीर्तन में आपने देखा होगा ताली बजाते हैं, ताली बजाने से सारे सेंटर्स स्टिमुलेट हो जाते हैं, सारी बॉडी की एनर्जीज एक्टिवेट हो जाती हैं, आपके शरीर से रोग भागने लगते हैं। तलवा घिसिए, चेहरा चमकाइए। कहते हैं कि पैर के तलवों में वो सेंटर्स होते हैं जो आपके चेहरे से कनेक्टेड होते हैं। तो जब भी कभी आप तलवे को रगड़ते हैं, तलवे को घिसते हैं, तो आपके चेहरे पे एक ग्लो, एक चमक एक आती है। हथेली मलिए, ऊर्जा जगाइए। जैसा कि मैंने अभी कहा, हथेली में चूंकि सारे सेंटर्स होते हैं, जब आप इनको मलते हैं या इनको घिसते हैं या रगड़ते हैं तो इससे आपके शरीर में नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। नाखून रगड़िए, बुढ़ापा भगाइए। आपने देखा होगा बाबा रामदेव भी सिखाते हैं, जब आप लोग बैठे होते हैं तो अक्सर अपने नाखूनों को रगड़ते रहते हैं, तो उससे कहा यह जाता है कि एजिंग प्रोसेस में जो चेंजेस होते हैं वो आपके शरीर में नहीं आते हैं। खुलकर हंसिए, सुस्ती भगाइए। जब आप अच्छे से दिल से हंसते हैं, दिन में चाहे एक ही बार हंस लें, तो आपका पूरा का पूरा शरीर एनर्जाइज हो जाता है, ऊर्जावान हो जाता है और आप सुस्ती से दूर हो जाते हैं। रोज सुबह टहलिए, पूरा दिन चार्ज रहिए। अगर सुबह नहीं भी वक्त निकाल सकते, शाम को टहलिए, लेकिन टहलने से आपका बॉडी माइंड पूरा चार्ज। 10 मिनट दौड़िए, बीमारी का मुंह मोड़िए। अगर आप दौड़ सकते हैं जरूर दौड़िए और बीमारियों से आप दूर हो जाएंगे, ये बात सही है। रोज कीजिए डांस, रोगों को नहीं मिलेगा चांस। मैंने कहा ना, डांस से बढ़िया, नृत्य से बढ़िया कोई एक्सरसाइज नहीं है। अगर आपको नृत्य की आदत है और नृत्य में आपको आनंद आता है तो अक्सर नृत्य वाले जो व्यक्ति होते हैं, नृत्यांगना या नृत्यांगन, उनको रोग कम होते हैं। सुनिए संगीत, मन होगा पुलकित। आपको जैसा मैंने पहले भी कहा था, म्यूजिक से बढ़िया कोई भी चीज नहीं है। तो इसलिए अगर आप संगीत सुनने के आदी हैं तो आपका मन हमेशा प्रसन्न रहता है, आप हमेशा खुश रहते हैं, तनाव से दूर रहते हैं। और इसी के साथ मैं जो एक हमेशा कहता रहता हूं और आप सबसे भी आज नव वर्ष की पूर्व संध्या पर एक निवेदन करना चाहता हूं, वो यही है कि जिंदगी में आप कितना भी व्यस्त रहो, पर साथ साथ मस्त भी रहो। और अस्त व्यस्त तो बिल्कुल ही मत रहो। जीवन में उतार चढ़ाव न हो, कभी मदमस्त उससे न हो और न संतप्त ही रहो। जो कुछ भी और जैसा भी हो इस बेशकीमती जिंदगी में मयस्सर, उससे कभी भी त्रस्त न रहकर
हमेशा संतुष्ट और संतृप्त ही रहो, बस इसी शुक्राने के भाव और एहसास के साथ कि जो कुछ भी जिंदगी ने दिया और आगे भी देगी, वही मेरे लिए था, है और होगा पर्याप्त। सुकून से जिंदगी बसर करने के लिए मेरे यकीनन। ये भाव अगर आपके अंदर जगता है और तो अगला वर्ष क्या, आपका आगे का पूरा जीवन तनाव मुक्त रह सकता है। एक सोच, सकारात्मक सोच आपको हर किसी दुविधा से, हर किसी बाधा से पार लगा सकती है। मेरी बातों को आपने इतनी ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबका शुक्रिया तहे दिल से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही लाभदायी जानकारियां हम सभी के समक्ष जो है प्रस्तुत की, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस समय जितने भी श्रोतागण और देखने वाले इस सेशन में शामिल हुए हैं, वह सभी ना स्वयं लाभान्वित होंगे, अपितु अपने परिवार के बाकी सदस्यों को भी इस सारी सूचनाओं से अवगत कराएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि हम सभी लोग कहते हैं स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और स्ट्रेस को दूर भगाएं। थैंक यू सो मच सर। अब मैं एडीआरएम एडमिन सर से कहूंगा कि वो 2 शब्द बोलें। आज जो डॉक्टर साहब ने यहाँ पर वेबिनार रखा, इसमें जो कंटेंट्स थे वो तो बहुत महत्वपूर्ण विषय, जो हमारे दिन प्रतिदिन हमारे परिवार और हमारी जो कार्यशैली, जो हमारे कार्यस्थल हैं वहां से जुड़े होते हैं, उनको इस बखूबी तरीके से इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों को समझाया। और जो लास्ट में इन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब ने कि इस तरीके का जो हमारे कहने का मतलब ये है कि ये हमारा एक संकल्प होना चाहिए नए साल के लिए, कि हम सभी लोग तनाव मुक्त रहेंगे। उसके लिए हमको इन्होंने एक लक्ष्य भी दिया, और किस रास्ते पे चलकर हमको उस लक्ष्य तक पहुंचना है वो रास्ता भी हमको बताया, और बहुत ही उस रास्ते पे क्या क्या कैसे किया जा सकता है वो बिल्कुल ही हमारे सामने पिक्चर क्लियर कर दी। डॉक्टर साहब को हमारी तरफ से, सभी की तरफ से, हम सभी को बहुत बहुत इनको धन्यवाद देना चाहिए कि इन्होंने सभी अधिकारियों और सभी हमारे जितने भी कर्मचारी या रेल परिवार के लोग हैं, उन सब के लिए इन्होंने ये कार्यक्रम सोचा, और हमें आगे नए वर्ष के लिए मजबूत रहने के लिए हमें प्रोत्साहित किया। इसके लिए मैं डॉक्टर साहब को भी धन्यवाद देता हूं, और आप सभी लोगों को डीआरएम मैडम की तरफ से, लखनऊ की ओर से, मंडल की ओर से आप सभी लोगों को पुनः नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।